13 अप्रैल 1919। ये इंसिडेंट है जालियांवाला बाग का, जब जनरल डायर ने सैकड़ों लोगों पे, सैकड़ों निहत्तों पे गोलियां चलाई थी। कई सारे लोग उस वक्त इंजर हो गए थे और कई की तो उस वक्त मौत हो चुकी थी। दोस्तों, ये बात सुनकर 40 किलोमीटर दूर गांव से एक 11 से 12 साल का बच्चा पैदल निकल पड़ा जलियांवाला बाग के लिए। वहां पहुंचा तो वहां देखा अपने ही देशवासी, कई सारी लाशें उनके यहाँ पे पड़ी है। खून से सनी हुई मिट्टी को एक बर्तन में, एक बोतल में उसने भरा और उसे लेकर घर पे आ गया। और घर आके सुन हो गए थे वो। उनके दिमाग में ये बात बैठ चुकी थी कि किसी तरीके से हमारा देश आजाद होना जरूरी है। दोस्तों, उस वक्त उनकी बहन वहां से आई। उन्होंने पूछा कि क्या हुआ, आज आने में इतनी देर क्यों हो गई। उन्होंने कहा कि ये जो मेरे देशवासी है, ये जो शहीद हुआ है मेरे देशवासी, इनके खून का बदला मैं लेकर रहूंगा। मैं अंग्रेजी को मार भगाऊंगा। दोस्तों, एक बार इनके पिताजी खेत में आम की गुठलियों को बो रहे थे। इन्होंने पूछा कि क्यों ऐसे कर रहे हो, तो उन्होंने कहा, ये आम की गुठलियों को बोएंगे तो इससे एक पेड़ निकलेगा, उससे कई सारे आम मिलेंगे। वो बच्चा कहता है, ऐसी बात है तो मैं यहाँ पे इस खेत में बंदूक बोना चाहता हूँ, ताकि इसमें से कई सारे बंदूकें आए और मैं मेरे इस देश को आजाद कर सकूं। दोस्तों, इस क्रांतिकारी विचार को रखने वाले का नाम है अमर शहीद भगत सिंह जी। और आज उन्हीं की कहानी हम सुनने वाले हैं। दोस्तों, 28 सितंबर 1907 बंगा गांव, लालपुर डिस्ट्रिक्ट, इसमें उनका जन्म हुआ था। उनकी माता विद्यावती कौर और उनके पिताजी किशन सिंह जी ये थे। बचपन से ही ना इनके यहाँ पे आजादी का, ये जो आजादी का जिसमें जोश है ना, ये बचपन से इनमें बहुत था। ये लाहौर में जब पढ़ रहे थे, तब एक वहां पे ब्रिटिश इन्फ्लुएंस स्कूल था, ब्रिटिश के अंदर एक स्कूल था। उन्होंने तब से ही वो स्कूल कभी ज्वाइन नहीं किया। उन्होंने उस वक्त डीएवी स्कूल, यानी दयानंद एंग्लो वैदिक स्कूल, इसे ज्वाइन किया। और बचपन से ही हमेशा आजादी के बारे में सोचते रहे। बचपन से ही वॉज एन ट्रिमेंडस, एक बहुत तेज लर्नर थे। जहां लोग पूरी जिंदगी में 10-20 किताबें नहीं पढ़ पाते, वहां पे उन्होंने अपने स्कूल टाइम में ही 50 किताबें पढ़ दी थी। और पढ़ते भी कैसे टॉपिक्स पे, कोई सोशल रिफॉर्म, कोई पॉलिटिकल रिफॉर्म हो, कोई इकोनॉमिक रेजिम हो, इन सभी चीजों के बारे में हमेशा पढ़ते थे। तो ये जो देशभक्ति की भावना है ना, बचपन से इनमें थी, ये सीखनी चाहिए हमें। जिधर आजादी दिखी, यहाँ आजादी दिखी, वहां ये पहुंच जाते थे। वहां ये जाएंगे और वहां उनके साथ जुड़ेंगे। उस समय गांधी जी को बड़ा सपोर्ट था हमारे देश में। और गांधी जी अहिंसा का मार्ग हमेशा अपनाते थे। वो उस वक्त नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट उन्होंने चलाया था। नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट कई सारे लोग सीख रहे होंगे या फिर आने वाले समय में सीखेंगे कि किस तरीके से, जो भी मान लो अगर ब्रिटिश का कुछ भी सामान है वो हम नहीं खरीदेंगे, टैक्स नहीं भरेंगे। ब्रिटिशर्स को जो भी वो रूल्स बनाएंगे वो उनसे नॉन कोऑपरेट करेंगे। ये था नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। और गांधी जी ने अहिंसा का मार्ग चुना था। अब उस समय भगत सिंह जी उनके इस विचार से बड़े बड़े प्रभावित हुए थे। उन्होंने भी इन्हें ज्वाइन किया। जब चौरी चौरा में एक पुलिस थाने के सामने प्रदर्शनकारियों ने बहुत जोर से शोर मचाना चालू किया कि वो ये सब अंग्रेजी सामान जो है, अंग्रेजी कपड़े हैं, अंग्रेज जो भी कर रहे हैं, उसे सपोर्ट नहीं करेंगे, उनकी चीजें नहीं खरीदेंगे। ये उन्होंने गांधी जी के आदेश पे किया था। अब जैसे वहां पे वो गए, वहां पे एक गोरा आदमी था, वो वहां पे गया। वहां पे उस पुलिस थाने में उसने बात की कि यार, अगर ये ऐसे करते रहेंगे मेरा तो धंधा बंद पड़ जाएगा। आप इसे रोको, कैसे तो रोको। वहां से वो पुलिस आए। अब उन्होंने कहा कि ये सब जो चीज चल रही है, आप ये जो नौटंकी कर रहे हो, सब बंद कर दो। तो लोगों ने कहा, हम क्या कर रहे हैं, हम तो सिर्फ बोल रहे हैं, अंग्रेजों से आया हुआ सामान नहीं खरीदेंगे। हजारों की भीड़ थी उस वक्त। एंड उस वक्त उसने कहा, अगर आप नहीं रुकोगे तो हमें गोलियां चलानी पड़ेगी। वो नहीं रुके। गुप्तेश्वर ने हवा में गोलियां चलाई कि रुक जाओ करके। कोई नहीं माना तो उसने उस वक्त कुछ लोगों को उस वक्त मार भी दिया। जो लोग वहां पे थे, हजारों लोग थे, वो बहुत ज्यादा गर्म होने लगे थे। उन्हें बहुत गुस्सा आने लगा था। इसे देखकर फिर से उसने हवा में कुछ गोलियां चलाई, फिर से कुछ आदमियों को उसने मारा। अब यहाँ पे लोग उस वक्त बहुत गुस्सा आ गए थे। उन्होंने उन सभी पुलिस ऑफिसर्स को बहुत पीटा।
एंड उस जो पुलिस स्टेशन था उसे आग लगा दी, उस पुलिस स्टेशन का तबाह कर दिया। और ये न्यूज जब गांधी जी के पास गई तो उन्हें बहुत दुख हुआ। वो कह रहे थे कि मैंने तो आपको अहिंसा का मार्ग चुनने के लिए कहा था, मैंने तो आपको अहिंसा से आगे बढ़ने के लिए कहा था, आपने ये पुलिस वाले लोगों को क्यों मारा, वो पुलिस स्टेशन को क्यों जलाया। उन्हें ये बात पसंद नहीं आई और वही नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट उन्होंने रोक दिया। जहाँ पे जिस नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट बहुत स्ट्रांगली चल रहा था, गांधी जी ने उस वक्त उसे रोक दिया। एंड तब दो दल फॉर्म हो गए थे। एक था नरम दल, यानी जो गांधी जी थे, और एक था गरम दल, जो मानते थे कि थोड़ी बहुत लड़ाई अगर लड़नी भी पड़े तो वो जरूरी है। अब भगत सिंह जी गरम दल से थे और गांधी जी नरम दल से थे। दोस्तों उस समय बोल्शेविक मूवमेंट जो रशिया में था उससे भी बड़ा ही प्रभावित थे। वो बोलते थे अगर लड़ना होगा तो लड़ेंगे जरूर। अब इनकी जो हथियारों की जो क्रांति थी वो बाद में आई, पहले इनकी विचारों की क्रांति आई। ये जब कॉलेज ज्वाइन हुए थे ना, इन्होंने कॉलेज टाइम में ही ऑलमोस्ट 300 किताबें पढ़ ली थी। एक्स्ट्रा जो किताबें थे ऑलमोस्ट 300 किताबें पढ़ ली थी। जब 17 के आसपास इनकी उम्र थी तब उनके माता ने कहा अब शादी का समय हो चुका है, ये नो शादी कर लो, वो जो दुल्हन होगी वो आपको खिलाएगी पिलाएगी आपकी केयर करेगी, सब उन्होंने कहा। उन्होंने कहा नहीं, अब दुल्हन मेरी दुल्हन नहीं होगी, आजादी ही मेरी दुल्हन होगी। दोस्तों रातों रात चिट्ठी लिख के भाग गए और उन्होंने ज्वाइन की टीम पंडित आजाद। उन्होंने वो टीम ज्वाइन की। दोस्तों 1925 में जब काकोरी कांड वहां पे हुआ था, जब इन्हें इस टीम को पैसे की जरूरत थी तो उन्होंने अंग्रेजी खजाने को लूटने का तय किया। और उन्होंने वहां पे गए, उन्होंने वो जो खजाना था वो लूट लिया। और उस वक्त उनके कुछ आदमी अशफाकुल्ला खान और राम प्रसाद बिस्मिल, ये उस वक्त फंस गए, वो वहां पे पकड़े गए। उन्हें कोर्ट में ले गया गया और उन्हें फांसी की सजा सुनाई गई। बट दोस्तों ये जो लोग थे ना, ये टूटने के लिए ये नहीं, ये तोड़ने के लिए बने थे। इन्होंने कहा हम हार नहीं मानेंगे। दोस्तों इन्होंने उसी वक्त कहा सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। ये लोग हमेशा अमेजिंगली इंस्पायर करते हैं, जिस तरीके से हमेशा काम करते रहते हैं। इस तो भगत सिंह जी कई सारे उस वक्त लेख लिखा करते थे, पत्रिकाओं में न्यूज़पेपर में उनको लेख लिखा करते थे, कभी अपना नाम डाल के, कभी कभी एनोनिमस ऐसे करके। और ये जब भी लिखते थे ये सोशल रिफॉर्म के बारे में लिखते थे, अंग्रेजी हुकूमत जो होती है उसके खिलाफ लिखते थे। और गांव में जा जाके पर्चे बांटा करते थे कि इन्हें एक टीम तैयार करनी थी, इन्हें अपने लोगों को, जो युवा है उसको साथ में लाना था, और इसके लिए ये हमेशा पर्चे बांटे करते थे। अब एक दिन उन्हें पकड़ा गया तो वहां पे बॉम्ब फोड़ के कैसे तैसे करके वो भाग गए, लेकिन फिर से उन्हें कहीं कैसे तो पकड़ा गया। अब कोर्ट में उन्हें लाया गया, कोर्ट को ये चीज पता थी कि इन्हें छोड़ना नहीं है, अगर छोड़े तो बहुत बड़ा ये होगा, दंगा मच सकता है। अब बेल की जब बात करी तब 60,000 रुपए की बात हुई। कैन यू इमेजिन, 90 साल पहले की हम बात कर रहे हैं। उस वक्त 60,000 की कीमत बहुत ज्यादा थी। 60,000 रुपए की उन्होंने बेल लगाया। कितने तो खेत लोगों ने बेचे और कैसे कैसे करके भगत सिंह जी को छुड़ाया। 1928 में लाला लाजपत राय, जो भगत सिंह अपने पहले गुरु के समान भी मानते थे, हाँ उनके विचारधारा अलग थे, उनके जो वेज थे जैसे मैंने कहा अलग थे, पर उनका जो मेन गोल था वो हमेशा सेम था। अब लाला लाजपत राय जी ने कन्विंस कर लिया था भगत सिंह जी को कि हम साइमन के अगेंस्ट, साइमन कमीशन जो है उसके अगेंस्ट स्ट्राइक करेंगे। अब ये जो साइमन कमीशन था वो सभी पावर ब्रिटिशर्स को दे देता था और इंडियंस को वहां पे इंक्लूड ही नहीं करता था, वहां पे इंडियंस कहीं पे नहीं आते थे। अब ये लाहौर में वहां पे स्ट्राइक कर रहे थे कि साइमन कमीशन वापस जाओ, साइमन कमीशन वापस जाओ। उसी वक्त पुलिस ने लाठीचार्ज कर दिया। उसी लाठीचार्ज में लाला लाजपत राय जी बहुत ज्यादा जख्मी हुए और हॉस्पिटल में उनकी वहां पे देहांत हो गया। दोस्तों इसके बाद भगत सिंह जी, राजगुरु जी, जय गोपाल जी, चंद्रशेखर जी, ये चारों लोगों ने डिसाइड किया कि इनकी इस देहांत का बदला तो लेना पड़ेगा। जिस तरीके से पुलिस ने उस वक्त लाठीचार्ज किया था इसका बदला तो लेना पड़ेगा। उन्होंने डिसाइड किया, जिन्होंने ऑर्डर किया था लाठीचार्ज का, जेम्स स्कॉट, उसी को अब गोली मारेंगे। उस बदले का डिसाइड किया, उन्होंने प्लान किया। थाने के बाहर आ गए, जगह अपनी अपनी ले ली, वहां पे छुप के रह गए। जैसे ही स्कॉट बाहर आएगा वहां से वो गोली मारेंगे। और उस वक्त एक गलती हो गई।
उस वक्त जेम्स स्कॉट ने सॉन्डर्स करके एक था जो बाइक से निकला था, एंड गलती से राजगुरु जी ने उससे गोली चलाई। भगत सिंह जी भाग के आए और 3 गोली सिर में चलाई ताकि कंफर्म हो जाए, और वहां से वो सभी लोग भागे। वहां से आगे जाके डीएवी स्कूल, जहाँ पे वो पहले कॉलेज जहाँ पे वो पहले भी पढ़े थे, उसके पीछे जाके कैसे तो छुप के वहां से निकल गए वो। अब नेक्स्ट डे लाल स्याही में उन्होंने लिख के सभी जगह वहां पे चिपका दिया कि हमने लाला लाजपत राय जी की मौत का बदला सैंडर्स की हत्या करके ले लिया है। दोस्तों, ब्रिटिश सरकार की ये बहुत बड़ी हार थी और उनका दिमाग अब हिलने लगा था, वो बहुत ज्यादा गुस्सा होने लगे थे। दोस्तों, उनकी जो नजर थी वो हमेशा इन जो नौजवान पर थे उन्हें किस तरीके से कैद कर सकते हैं इस पे थी। और ब्रिटिश ने क्या किया, जो भी लोग अब लाहौर से बाहर निकल रहे थे उन पे बहुत ज्यादा नजर रखने लगे। जो भी नौजवान बाहर जाते थे उन्हें नजर रखने लगे थे। अब भगवती चरण जी की जो पत्नी थी, दुर्गा भाभी जी, उन्हें रिक्वेस्ट किया गया कि थोड़ी देर के लिए क्या आप इनकी पत्नी की एक्टिंग कर सकते हो, सिर्फ एक्टिंग करनी है। अब भगत सिंह जी ने उस वक्त अपनी दाढ़ी वगैरह, भले वो सीख थे, उन्होंने अपनी सारी दाढ़ी हटाई, अपनी पगड़ी हटाई और एक अंग्रेजों जैसा सूट वूट पहन लिया और अपनी मूछें भी वैसे कर ली। जो भी उसका पूरा पोशाक था वो अंग्रेजों जैसे कर दिया। वो इनके साथ गए, रेलवे स्टेशन में गए। दुर्गा भाभी और ये फर्स्ट क्लास सीट में बैठ गए। राजगुरु जी को अपना नौकर के रूप में वहां पे ले गए और सेकंड क्लास सीट में वहां पे बिठा दिया। और कोई पहचान भी नहीं पाया। वो ब्रिटिशर्स यहाँ ढूंढ रहे थे कि कहाँ है कहाँ है, पर उन्होंने जिस तरीके से अपना ये गेटअप किया था उन्हें कोई पहचान नहीं पाया। निकल गए, भटिंडा के रास्ते कलकत्ता में पहुंच गए। दोस्तों, ब्रिटिशर्स उस वक्त मजदूरी के विरोध में एक बिल अप्लाई करना चाहते थे। और मतलब उन्हें कुछ फर्क भी नहीं पड़ता था कि जो भारतीय के आम लोग हैं उनकी क्या परेशानी है, उसके बारे में वो कभी सोचते नहीं थे। और इसी जो मजदूरी के विरोध जो लिख रहे थे ना, उसके ये जो बिल है इसके खिलाफ में आवाज उठाना चालू कर दी। ब्रिटिशर्स सुन नहीं रहे थे। तो उन्होंने एक प्लान बनाया। उन्होंने बटुकेश्वर दत्त जो है उनके साथ में मिलकर एक लो इंटेंसिटी बॉम्ब बनाया। यानी जिससे धमाका तो जोरदार होगा, पर उससे ज्यादा आवाज आएगी, उससे किसी को नुकसान नहीं पहुंचेगा। उन्हें वो लो इंटेंसिटी बॉम्ब बनाया, कुछ पर्चे लिखे और पहुंच गए सीधा सेंट्रल असेंबली में। एक खाली जगह वहां पे ढूंढी और वो लो इंटेंसिटी बॉम्ब वहीं पे फेंका। धमाका हुआ, सारी तरह चारों ओर सभी लोग घबरा गए थे, यहाँ वहां भाग रहे थे, पूरा धुआं हो चुका था। और सभी जगह वो जो पर्चे लिखे थे वो उस वक्त डालने लगे। और हर एक पर्चे पे लिखा था, भैरव को सुनाने के लिए धमाका जरूरी है। भैरव को सुनाने के लिए धमाका जरूरी है। हर एक पर्चे के ऊपर वहां पे लिखा था, अगर आप हमारी बात नहीं मानेंगे तो धमाका जरूरी है। दोस्तों, किसी को हर्ट करने के लिए नहीं, उन्हें वो जगाने के लिए था। अब वहां से वो भाग सकते थे। उस वक्त बहुत हुआ था, बहुत उस वक्त गड़बड़ चल रही, तो वहां से वो भाग सकते थे, पर वहां से भागे नहीं। वहीं पे जोर से चिल्लाने लगे, इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, मे द रिवॉल्यूशन लिव लॉन्ग। वहां से वो पकड़े गए। वो वहां से भागे नहीं, वहां से वो वहां पे रहे, वहां से वो पकड़े गए। अब सबको अपनी जान प्यारी है और सबको मौत आनी है, लेकिन यहाँ ये जो लड़का था ना, ये प्लान कर रहा था, ये डिजाइन कर रहा था अपनी डेथ को। कैन यू इमेजिन? कोई 20s में लड़का है जो अपनी डेथ को इमेजिन कर रहा है, कैसे वो प्लान कर रहा है, उसे डिजाइन कर रहा है। दोस्तों, वो चाहता था कि ये जो अंग्रेज है वो उन्हें पकड़े, उन्हें ले ले, क्योंकि हो सकता था अब जो माहौल था वो थोड़ा ठंडा होने वाला था। वो चाहते थे कि अगर ये मुझे पकड़े, ये मुझे मार दे, तो माहौल जो है वो ठंडा नहीं, वो वापस से गर्म हो जाएगा। सोचिए दोस्तों, कोई 21 साल का लड़का अपनी मौत को डिजाइन कर रहा है। उन्हें फांसी की सजा कोर्ट में बुलाया, 2 साल की जेल और उसके बाद फांसी की सजा सुनाई गई। अब ऐसे क्रांतिकारियों को, ये तो ऐसे क्रांतिकारी थे जो जेल में भी ना खुद को आजाद मानते थे। इन्होंने जेल में भी बैठ के अंग्रेजों को नाक में दम करके रखा था। अब वहां पे अंग्रेज जो लोग हुआ करते थे, वो भारतीय जो कैदी थे उन्हें कभी अच्छा फूड, अच्छे क्वालिटी के बर्तन वगैरह कुछ नहीं दिया करते थे। 10 बाय 10 के कमरे में 10-10 कैदी वैसे ही बिठा देते थे वो। कोई विंडो नहीं, कोई इलेक्ट्रिसिटी, कोई लाइट वगैरह कुछ नहीं। अब इन्होंने जेल में से आंदोलन चालू कर दिया। और ब्रिटिश घबराने लगे, क्योंकि जेल के अंदर से आंदोलन, पुलिस स्टेशन के बाहर से आंदोलन। उन्होंने कहा, भाई इसको अलग कर दो, ये इसके इन्फ्लुएंस में जो भी आ जाता है वो सब इन्फ्लुएंस हो जाता है, इसकी बात मानने लग जाता है। भगत सिंह जी को अलग कर दिया और उन्होंने 64 दिन का अन्न और जल का त्याग कर दिया। दोस्तों, शुरुआत में तो अंग्रेजों ने इग्नोर कर दिया, पर उन्होंने 64 दिन तक कोई खाना नहीं खाया। अब उसी वक्त क्रांतिकारी यतीन्द्र दास जी जो थे वो वहां पे शहीद हो गए। उनका शरीर बहुत ज्यादा कमजोर पड़ने लगा था, पर फिर भी चेहरे पर वही स्माइल थी, चेहरे पर वही तेज था कि जल्द ही मेरा देश आजाद होने वाला है। और एक चीज हमेशा मुंह में रहती थी, इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद। दोस्तों, वो कहते हैं, मेरे सीने में जो जख्म है वो तो फूल के गुच्छे है, हमें पागल ही रहने दो, हम पागल ही अच्छे हैं। दोस्तों, ब्रिटिश डरने लगे थे इनसे। भगत सिंह जी लिख लिख कर अंदर भी आंदोलन चालू कर दिया था। वो बहुत ज्यादा लिख रहे थे उस वक्त, पढ़ाई ज्यादा कर रहे थे, लिख उस वक्त बहुत रहे थे। जो भी चिट्ठियां है वो लोगों तक पहुंचा रहे थे। वो सोच रहे थे कि किस तरह से अंदर से भी और बाहर से भी वो आंदोलन को जारी रख सके। उन्होंने एक रूल बनाया था कि अगर कोई मुझे मिलने के लिए आए ना, तो एक किताब लेके आना, हमेशा एक किताब लेके आना।
और किताब हमेशा सोशलिस्ट, कोई पॉलिटिकल के रिलेटेड, कोई इकोनॉमिक के रिलेटेड ऐसे किताबें थी। दोस्तों वो एक पहले सोशलिस्ट लीडर थे, उससे वो अब सोशलिस्ट रिफॉर्मर बन गए थे, जहाँ पे उन्होंने एचआरए को एचएसआर यानी हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन किया। उस वक्त वो एक सोशलिस्ट रिफॉर्मर के रूप में आए थे। अब ब्रिटिशर्स जो थे वो इनके बुक पढ़ने के जो उनकी इंटरेस्ट था, जो उनका जज्बा था, इसे भी देख के वो परेशान होने लग गए थे। भगत सिंह जी बहुत ज्यादा प्रभावित थे कार्ल मार्क्स और लेनिन से, वो बहुत ज्यादा उनसे इंस्पायर्ड थे कि किस तरीके से आजादी के लिए उन्होंने काम किया है। अब उनकी जो फांसी की डेट थी वो पास आ रही थी। ब्रिटिशर्स कुछ आए और उन्होंने पूछा कि आपकी कुछ आखिरी ख्वाहिश है ना, हम पूछते हैं ना, उन्होंने पूछा कुछ आखिरी ख्वाहिश वगैरह है, तो उन्होंने कहा मैं लेनिन की बायोग्राफी पूरी पढ़ना चाहता हूँ। ख्वाहिश मांगे भी तो क्या, मैं लेनिन की पूरी बायोग्राफी पढ़ना चाहता हूँ। दोस्तों ये कहानी है, जब उन्हें एक बार फांसी के लिए बुलाया गया था ना, तो वहां पे उन्होंने कहा है रुको, तुम्हें दिख नहीं रहा, एक क्रांतिकारी दूसरे क्रांतिकारी से मिल रहा है, रुको। दोस्तों फांसी की डेट 24 मार्च पास आ रही थी, और जैसे जैसे पास आ रही थी भगत सिंह जी और एक्साइटेड हो रहे थे और खुश हो रहे थे। ब्रिटिशर शॉक हो रहे थे कि ऐसे कैसे हो सकता है यार, किसी की मौत पास आ रही है तो वो इतना एक्साइटेड क्यों हो रहा है, दिन ब दिन एक्साइटेड हो जा रहा है क्यों? क्योंकि उन्हें पता था जैसे ये होगा उसके बाद कुछ तो अमेजिंग होने वाला है, देश में कुछ तो होने वाला है। दोस्तों ये जो डेट थी 24 मार्च, पूरे देश भर में न्यूज की ओर से वो स्प्रेड हो चुकी थी, और ब्रिटिशर्स पे बहुत ज्यादा प्रेशर आ चुका था। उन्हें डर लगने लगा था अब कि कहीं पूरे देश यहाँ पे ना आ जाए, कहीं यहाँ पे कोई बड़ा दंगा ना मचा जाए, कोई यहाँ पे आग वाग नहीं लगाई जाए, क्योंकि बहुत बड़ी भीड़ उस वक्त आने वाली थी। दोस्तों फांसी का जो समय था 24 मार्च का वो समय था। इन्हें रात को 23 मार्च को बुलाया गया और कहा गया मैं तुम्हें फांसी दूंगा। इन्हें बताया गया कि आपको अभी अभी इसी वक्त फांसी दी जाएगी। उन्होंने एक स्माइल करके कहा कि कुछ ऐसे हो सकता है, कहा कि सर पे कपड़ा नहीं बांधेंगे और हमारे हाथ मत बांधना। ब्रिटिशर्स ने कहा हाथ तो नहीं बांधेंगे पर सर पे कपड़ा तो बांधना पड़ेगा। उन्होंने कहा क्या मैं एक बार मेरे जो दोस्त है इनसे गले मिल सकता हूँ? वो तीनों दोस्त एक बार एक दूसरे के ऐसे जोर से गले लग गए कि वो एक्साइटेड थे कि कल सुबह एक नया सूरज आने वाला है, कल सुबह ये भारतवासी खुद होके अपनी इस आजादी के लिए काम करने वाले हैं। तीनों एक दूसरे के गले मिल रहे थे, कह दिया इनकलाब जिंदाबाद, ऊपर आए, फांसी को चूमा और अपने गले में उन्होंने लगा दिया। दोस्तों गर्व है मुझे कि मैं एक ऐसे देश में जन्म लिया है जहाँ पे अमर शहीद भगत सिंह जी आए थे। गर्व है मुझे, पर कभी कभी बुरा भी लगता है, क्योंकि शब्दों के लिए माफ कीजिए दोस्तों, पर कुछ मूर्ख इतिहासकार इन्हें शहीद का दर्जा नहीं, इन्हें आतंकवादी कहते हैं। अरे हमें गर्व होना चाहिए कि इनके जैसे आदमी हमारे इस देश में आए थे। हमें इनसे सीखना चाहिए दोस्तों, देशभक्ति क्या होती है। अरे इन लोगों ने तो अपनी जान तक की परवाह नहीं की थी इस देश के लिए। दोस्तों वो कहते हैं जब शक्ति का दुरुपयोग हो तब वो हिंसा होती है, पर जब शक्ति का प्रयोग सही करने के लिए हो तो वो न्याय का रूप बन जाती है। दोस्तों हमने देखा है महाभारत में, जहाँ पे नरश्रेष्ठ अर्जुन, उन्होंने शक्ति का दुरुपयोग नहीं किया था, प्रयोग किया था सही के लिए, सत्य के लिए, सही चीज के लिए अपने पावर का इस्तेमाल किया था। दोस्तों भगत सिंह जी जिन्होंने अपने देश प्रेम के लिए अपनी जान तक की फिक्र नहीं की, और इन्हीं के साथ सिर्फ ये नहीं, इनके कई सारे दोस्त साथ में थे जिन्होंने इनका साथ दिया है इस पूरे उनका जो जर्नी था इसमें। दोस्तों असली देश प्रेम ये होता है।